हेलो एवरीवन। तो जिसको बेसब्री से इंतजार था उसके लिए वीडियो आ चुकी है। मतलब इस चैनल पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें एक वीडियो मैंने ये डाली थी कि 30 डेज़ में अपना पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करें। अब बहुत सारे मेरे भाई बहनों का डाउट था कि भैया रिवाइज तो कर लेंगे, लेकिन क्या होता है कि लास्ट टाइम पे कुछ चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और वो पता नहीं चलता कि भैया कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इन बीते कुछ दिनों में मैंने 2013 से लेकर 2025 तक जितने भी नीट पीवाई की थे ना, सारे उनको अच्छे से एनालिसिस किया। मतलब पूरे 13 साल के पेपर्स को एनालिसिस किया। एक पेपर में 180 क्वेश्चन आते, कई बार 200 भी आए, लेकिन मैंने अप्रोच 180 लेके जब किया तो 2340 क्वेश्चन आए। ठीक है, उन 2340 क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया और पता लगा कि कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने नीट 2025 के पेपर में भी की थी और उसकी वजह से मेरा 2025 में अच्छा स्कोर हुआ और मैं एम्स दिल्ली स्टूडेंट हूँ, MBBS फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दी कि कैसे 30 दिनों में आप पूरा 2026 नीट के लिए पूरा रिवाइज कर पाओगे। और इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ कि इन दिनों में आपको कौन से चैप्टर से जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो बिना देरी के फटाफट ये वीडियो खत्म करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों का। तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर मस्ट डू है। तो देखो, अब 2013 से 2025 का जब ट्रेंड देखा गया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अप्रोच, मतलब देखो मैंने क्वेश्चंस देखा है कि इतने क्वेश्चंस आए 10-13 सालों में, और इनके वेटेज क्या था, इनका परसेंटेज वाइज वेटेज भी लिया, और इनकी प्रायोरिटी जिसमें मस्ट डू है ना, वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब उसका तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। और हाई वेटेज चैप्टर भी वो चैप्टर है जो इनके बाद आपको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो वो है जो तो आपको मस्ट में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन 10-12 चैप्टर्स को कर लोगे ना तो मैक्सिमम स्कोर आप फिजिक्स में अचीव कर लोगे। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर आता है सेमीकंडक्टर, फिर रे ऑप्टिक्स, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी रोटेशनल मोशन आता है, फिर लॉज ऑफ मोशन आता है, फिर ड्यूल नेचर ऑफ लाइट आता है, और फिर मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म आता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आता है, ग्रेविटेशन आता है, और अल्टरनेटिंग करंट। ये ऐसे चैप्टर्स है जो कि आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, और इसमें भी ये जो मस्ट डू वाले चैप्टर्स है ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस देखो आप एक बार 54, 47, 43, 42, मतलब इन पूरे सालों में इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि मान लो भैया हमारे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, हमें अच्छे से आ रहे हैं, अब क्या करना है। इसके बाद आपको ये वाले चैप्टर्स रिवाइज करने, कौन कौन से, वर्क, पावर, एनर्जी, डायनेमेटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे जब ये रिवाइज कर लो तो उसके बाद आपको ये चैप्टर्स रिवाइज करने। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी ये वाले चैप्टर्स और सेकंड प्रायोरिटी ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कुछ लो वेटेज चैप्टर्स जो कि थर्ड नंबर पे आपको करना है, वो कौन कौन से, यूनिट एंड मेजरमेंट, थर्मोडायनेमिक्स, SHM, वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब बोलोगे भैया कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टीचर्स तो बोलते हैं भैया मॉडर्न फिजिक्स से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो स्ट्रेटेजी क्या है कि यूनिट एंड डायमेंशन से इजी मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन किसी की यूनिट याद है तो आपको याद है, अब इसमें इतना रटने की क्या जरूरत है, और आपने इतना लंबा पढ़ा है उसको यूनिट एंड डायमेंशन को बहुत पहले से, तो आप आसानी से रट जाओगे, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हुआ, कॉन्सेप्ट बेस्ड, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले से ही तो आप अच्छे से कर पाओगे। और अगर आपके पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अब आपको पूरे लेक्चर्स वगैरह लेने पड़ेंगे, जिसके अंदर आप ये वाले 2 चैप्टर्स कर लोगे, तो इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समझो बात को। और SSM वेव्स में मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस होते हैं, चाहे वो 2025 देख लो चाहे 2024 देख लो। ठीक है, तो ये तो बात हो रही फिजिक्स की, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका अच्छे से कि ये चैप्टर्स आपको मस्ट डू तो है ही है। ठीक है, नाउ केमिस्ट्री की भी वही बात है कि मैंने क्वेश्चंस लाए 2013 से 2025 के बीच में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जो कि मस्ट डू है, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है, फिर सेकंड प्रायोरिटी के भी मैं क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर है, इक्विलिब्रियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में चाहे केमिकल ले लो, आयनिक ले लो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो इक्विलिब्रियम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम किसका है, फिजिकल का, हाइड्रोकार्बन किसका है, ऑर्गेनिक का, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसका है, इनऑर्गेनिक का। तो मतलब तीनों सब्जेक्ट में एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर आपके क्लियर होने चाहिए तीनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, इसका तो क्या ही बात करें, इसमें तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं। डी एंड ब्लॉट हो गया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स हो गया। LDI कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स आ गया, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, तो मस्ट डू वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, हाई वेटेज वाले को सेकंड प्रायोरिटी, और बाकी बच्चों को थर्ड प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, और ये मस्ट डू चैप्टर से, ये मजाक नहीं कर रहा, मैंने खुद एनालिसिस किया फिर पता लगा। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर ये चैप्टर्स आपके अच्छे से क्लियर हो रहा है तो लास्ट में क्या रिवीजन कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और पॉलीमर्स। ठीक है, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और पॉलीमर्स के पहले क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते, तो आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और पॉलीमर्स को और नहीं आएंगे इसके। ठीक है, मतलब कई बार होता है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हट जाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा आप उन 1-2 क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में आपका जो पूरा जो आप तैयारी करने वाले हो वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस एक क्वेश्चन पे आप अपना ध्यान मत दो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर आपके 44 क्वेश्चन भी सही है और एक क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस आ गया और वो गलत है, तो क्या दिक्कत हुई, आपके 44 क्वेश्चन तो सही है ना, तो ये दोनों नहीं करने आपको। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया केमिस्ट्री का, इसका भी आप एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया।
अब चलते हैं बायोलॉजी पे। ठीक है, बायोलॉजी में वैसे सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी तो एक बार सबकी पढ़ ही लेनी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर नीट के उस दिन एक दिन पहले भी आप अगर उसे अच्छे से पढ़ लोगे ना तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, पेपर में। तो इसमें सबसे पहली रैंक इसकी आती है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, या आपको भी पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है अपना भैया जेनेटिक्स। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चंस के अमाउंट देखो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर आपको पता चलेगा। इसमें मैंने बॉटनी और जूलॉजी मिक्स लिया है क्योंकि पेपर में भी मिक्स में ही आते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर अपना जूलॉजी में जेनेटिक्स, फिर बायोटेक। ये तो मतलब कोई भी बता सकता है यार कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ये मैं ही ऐसा नहीं है कि एनालिसिस है कि ये तो अगर कोई एनालिसिस ना भी करे ना ये तीनों चैप्टर, तो ये तो हर कोई बता सकता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेल भाई साहब सेल से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें। फिर फिजियोलॉजी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद इकोलॉजी हो गया, बॉटनी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ने। ठीक है, तो ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो मतलब मैं बेसिकली क्या बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो बता दो। तो मैंने कुछ को बोला भी है कि आप पिछले कुछ जो 37 ईयर्स के PYQs हैं उनको सोल्व करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतना पुराना सॉल्व करो और देखो एनालिसिस करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूँ ताकि आपको सीधा पता चल जाए और आपका अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक है, जैसे जो पिछली वीडियो थी शॉर्ट नोट्स वाली, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसे बहुत कम स्टूडेंट्स ने देखा है। फिर मेरी अभी जो पिछली वीडियो आई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी 30 डेज का, और उसे भी काफ़ी लोगों ने देखा है। और ये वीडियो है, इसके अंदर मैंने बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और ये वीडियो आपको अच्छा स्कोर लाने में हेल्प करेगी। ठीक है, मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाऊंगा इन 30 दिनों में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026 जर्नी।